एवरीवन, आज की वीडियो में हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को सांस लेने में मदद करता है, हमारी बॉडी को सांस लेना और सांस बाहर छोड़ने में मदद करता है। निश्वासन और निःश्वासन का जो प्रक्रिया है उसमें मदद करता है, उसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें तो हमारा ऑक्सीकरण, पहला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें बहुत ही ऑक्सीकरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो सांस लेने का काम होता है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं होता है, और इसीलिए ऑक्सीकरण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है ऊर्जा तथा ऊष्मा। ऊर्जा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान होती है, और ऊष्मा हमारी बॉडी को गर्म रहने में मदद करती है। अब ऊष्मा हमारी बॉडी गर्म रहती है, हमारी बॉडी गर्म किस कारण से रहती है? पहला तो ब्लड सर्कुलेशन के कारण से, और दूसरा जब हम सांस लेते तो हमारी बॉडी गर्म होती है। जब इंसान मरता है तो उसका बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और सांसें रुकती है। अब है कैटाबोलिक, किसी भी चीज़ को तोड़ना कैटाबोलिक, और किसी भी चीज़ को बनाना, निर्माण करना एनाबोलिक। श्वसन अंग, अब देखते हैं श्वसन अंग बहुत सारी जीव होते हैं, और वो जीव किस चीज़ के द्वारा सांस लेते हैं। पहले तो इमेजिन कीजिए, जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे तो हम क्या सोचते थे? हम नाक बंद कर लेते थे, हम सोचते थे कि हम नाक से सांस लेते हैं। फिर हम नाक बंद कर लेते थे और बोलते थे कि नहीं, हम मुँह से सांस लेते हैं। कभी कभार हम बोलते थे कि हम नाक और मुँह दोनों से सांस लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। हम सांस लेते हैं अपने लंग्स से, और जितने भी स्तनधारी जो जीव है वो सारे अपने लंग्स से सांस लेते हैं। कीटाणु, जो कीड़ा लोग होते हैं, जो कीड़ा होते हैं वो अपनी श्वास नली यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। जल जीव लोग अपने गिल्स से सांस लेते हैं। मेढक लोगों की दो तीन कंडीशंस होती है। पहला तो जो मेढक जमीन पे रहता है वो लोग अपने लंग्स से सांस लेते हैं। दूसरा, जो जमीन के अंदर रहती है वो सांस लेती है अपनी त्वचा से, और जो मेंढक छोटा रहता है उसे हम टेडपोल कहते हैं, वो अपने गिल से सांसें लेती है। एज फिश भी अपनी गिल से सांसें लेती है। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, जो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना है, उसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। निश्वासन यानी अंदर लेना, इंस्पिरेशन, और बाहर छोड़ना यानी निःश्वासन, एक्सपायरेशन। निश्वासन यानी अंदर लेना, इंस्पायरेशन। निःश्वासन मतलब एक्सपायरेशन। अब है, हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना एटमॉस्फेयर में पाया जाता है उतना ही हम सांस लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, तो 78%, 21% ऑक्सीजन, और CO2 होता है 0.03%। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो N2 हम 78% छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हम 17% छोड़ते हैं, लेकिन 21% लेते हैं। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि 4% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होता है ऑब्जर्व। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 4% हम छोड़ते हैं, जबकि लेते हैं हम 0.03। अब हम पढ़ते हैं श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग क्या है? जो सांस लेने में, वायु को शरीर के अंदर आने में जो हमें मदद करता है, सहायता करता है, वैसे अंग को हम श्वसन अंग कहते हैं, जो वायु को अंदर आने में सहयोग करता है। इसमें 10 टोटल अंग पढ़ते हैं। पहला है नासा छिद्र, जो हमारे नाक के अंदर होता है, जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, वो हमारा नासा छिद्र होता है। जो छोटे छोटे धूल को कैच नहीं कर पाते उसे हम नासा छिद्र कहते हैं। दूसरा है नासा कपाट, यहाँ पे मारते तो बहुत जोर से चोट लगता है, यहाँ पर बस हड्डी होता है, उसे हम नासा कपाट कहते हैं। दूसरा है फेरिंग्स, जो होता है हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है, जिससे हम जो हमारा फूड पाइप भी उसी में होता है, और एयर पाइप भी उसी में होता है, जिससे हम सांस भी ले सकते हैं और खाना भी उसी में होता है। फेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर दे के दबा के रखें तो हमारा वॉइस नहीं निकलता है, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। अब हम ये सब फिगर के मीडियम से समझेंगे। ये दूसरा जो ऑर्गन्स है वो है ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली, ब्लड और सेल्स। ये सब हम फिगर के मीडियम से समझेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इस फिगर के मीडियम से समझते हैं ट्रैकिया कौन सा है, ब्रोंकाई कौन सा है, ब्रोंकियलिस कौन सा है, एल्वियोली कौन सा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप भी समझ जाएंगे, बहुत ही ईजली समझ जाएंगे। तो देखते हैं, ये जो पाइप है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ये जो पाइप आया है जिसके माध्यम से फूड और एयर पास होता है, यह है ट्रैकिया। अब जो ये पाइप है वो यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये जो दो है वो दोनों भी यहाँ पे आके 3-4 पार्ट में डिवाइड हुए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी वैसे ही। तो इस 3 पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकी। अब समझते हैं एल्वियोली। अब ये 3 जो पार्ट्स है उस पर छोटा छोटा गुच्छे की तरह ये बना हुआ है, इसे हम एल्वियोली कहते हैं। अब हम समझते हैं हमें हिचकियाँ क्यों आती है। जब हम खाना खाते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ये फूड पाइप हुआ, यहाँ से जब फूड आता है तो ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, यहाँ फूड पाइप है और यहाँ एयर पाइप है। जब हम खाना खाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो कैसे खाना फूडी पाइप में जाता है और कैसे एयर पाइप में जाता है। तो समझते हैं एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस अगर हम खाना खाते हैं तो ये एयर वाला पाइप को ब्लॉक कर देता है, तो खाना वाले पाइप में चला गया, तो कुछ नहीं। अब जब हम सांस लेते हैं तो ये फूड वाला पाइप को ब्लॉक कर देता है। अब कभी बोले एपिग्लोटिस हमारा बॉडी को कंट्रोल करे, नहीं, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। जब हम खाना खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं, जैसे हम बातें करने लगे खाना खाते वक्त, और जैसे हम किसी की याद में भूल गए, तो जब हम खाना खाते वक्त ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं और बातें करने लगते हैं तो हमारे मुंह से सांसें भी हम लेने लगते हैं और हम खाना भी खाते हैं। तो दोनों काम हो रहा है। एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो गया, एयर पाइप को ब्लॉक करे कि फूड पाइप को ब्लॉक करे, तो ये ब्लॉक कर देता है फूड पाइप को और आ जाता है खाना एयर पाइप। एयर पाइप में खाना आ गया तो ये एयर पाइप धक्का देता है, फूड तो रख नहीं सकता, धक्का देता है। जब पुश करता है हमारा बॉडी जोर जोर से हिचकी करने लगता है। जब तक पानी नहीं पिएगा तब तक तो हिचकी रुकता नहीं है। और कंसेप्ट हम लोगों ने उल्टा बना दिया, जब हम लोग को याद करता है तो हमें हिचकी आता है, लेकिन हम जब किसी को याद करते हैं तब हमें हिचकी आती है। अब समझते हैं हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का काम क्या है। ये जो एल्वियोली है इसमें ब्लड पाए जाते हैं और ब्लड में हेमोग्लोबिन के कारण से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो पूरे बॉडी में जो होता है, हेमोग्लोबिन में तो ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो ब्लड में होता है वो हेमोग्लोबिन लेके वो पूरा बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे ट्रैकिया के माध्यम से छोड़ देता है। हेमोग्लोबिन इसके कारण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुआ। हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने हेमोग्लोबिन के बारे में समझ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हमने बोला कि ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ये देखता है या फिर इसके अराउंड होता है तो ये अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण से पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उसके कारण से हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है हेमोग्लोबिन का। बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की, टोटल लंग्स कैपेसिटी की और ऑक्सीजन से बनने की। पहला टॉपिक हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार में जितना सांस हम ले सकते हैं, एक बार में हम कितना सांस ले सकते हैं, हमारा लंग्स कितना सांस लेता है। 500 ml की जो बोतल होती है ना, उसमें जितना हवा भरा रहता है ना उतना हम एक बार में सांस ले सकते हैं।
नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एवरेज ह्यूमन बींग्स एक मिनट में 16 बार सांस लेती है, जबकि सोया हुआ इंसान 12 बार सांस लेता है, क्योंकि सोए हुए में इंसान लंबी लंबी सांसें लेता है। जो बच्चे होते हैं उनकी लंग्स बहुत छोटी होती है, इसलिए वो एक मिनट में 25 से 26 बार सांसें लेते हैं। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी देखते हैं। लंग्स की जो टोटल सांस लेने की जो क्षमता होती है उसे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, जिसे हम बाहर जाते हैं तो हम जैसे ऑक्सीजन तो बहुत लो होता है, बाहर जाते तो जैसे हम माउंटेन पे गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत लो होती है, जिस कारण से हमें पेंट हो सकती है, हमें बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है, जिस कारण से हमें वो हो सकता है, तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लेते, जैसे हम इन्वायरमेंट से एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करते हैं वैसे ही डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों लेके नहीं जाते हैं। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन अगर लेके जाए तो हमारे बॉडी के सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है, और हमें पहली बात तो ये हमारे बॉडी के सिस्टम में नहीं है, और दूसरी बात वो हमें हार्म कर सकती है, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन वाला सिलेंडर मास्क लेके जाते हैं। समुद्र में जाते हैं तो हम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ले जाते हैं, वही लेके जाते हैं। अब 300 फीट से गहरी जो समुद्र होती है उसमें हम ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेके जाते हैं। अब बात करते हैं जो पेशेंट रहते हैं उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। ऑक्सीजन मास्क इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती रहती है, तो उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, सांस आसानी से खींच लेते हैं। लेकिन जो ICU में वेंटिलेटर पाया जाता है वो ऐसी मशीन है जिसमें जब लंग्स काम करना छोड़ देती है, लंग्स से सांस नहीं ले सकते हैं, उसी वेंटिलेटर से सांस लेते हैं। जो कोरोना वगैरह रहती है वो हमारे डायरेक्ट लंग्स में आके अटैक करती है, जिससे हम सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, लंग्स में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।